हेलो दोस्तों, तो हम लोग आ गए आज क्लास 8 की एक चैप्टर्स को लेके, जिस चैप्टर का नाम है साउंड। तो आज हम लोग साउंड चैप्टर को देखेंगे और इस चैप्टर्स को आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है डैट इज़ व्हाट इज़ साउंड। साउंड होता क्या है? देखिए, हम लोग सारे लोग जानते हैं कि साउंड एक तरह का क्या है, एनर्जी है ना। तो लिखा हुआ है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जो कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है। एंड प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम, जो कि मीडियम के द्वारा क्या होते हैं, प्रोपोगेट होते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए ये आपका पार्टिकल्स है, सपोज एक तरह का, मान लीजिए हम ये ड्रम बना लेते हैं और अगर इसमें अगर हम लोग वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं तो वाइब्रेशन जैसे ही इसमें प्रोड्यूस करेंगे, ये क्या करेगा, अपने आस पास के जितने भी पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स, वो क्या करेगा, इसको धक्का देगा। तो जैसे ही इसमें ये इसको धक्का देगा, मतलब कहीं ना कहीं इस पार्टिकल्स में भी क्या होने लगेंगे, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने लगेंगे। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट को हम किसी चीज़ से स्ट्राइक करेंगे तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। इस वाइब्रेशन से ये पार्टिकल्स में क्या होंगे, इस पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होगा। तो इस वजह से क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या होगा, साउंड का प्रोडक्शन होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम किसी भी तरह का अगर हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या होगा, साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो वो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा। और दूसरी चीज़, साउंड को प्रोड्यूस करने अगर प्रोपोगेट करना है तो उसके लिए किसकी, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए याद रखिएगा, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट एंड प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम। अगर साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरी नेक्स्ट कह रहा है, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये किसके फॉर्म में ट्रेवल करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में करता है। और कहता है कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रेशंस एंड रेडिफ्रैक्शन, जो कि क्या रखता है अपने साथ, कंप्रेशन को और रेडिफ्रैक्शन हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या होते हैं, साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो कहता है साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम जैसे एयर, वाटर एंड सॉलिड। कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, मैंने अभी बताया था कि यदि ये मान लीजिए सपोज अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में इसके चारों ओर अगर हम क्या प्रोड्यूस कर दें, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर दें, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दें, है ना, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होने लगेगा, साउंड प्रोड्यूस होने लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देते हैं, है ना, अगर उसमें हम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं उस मीडियम में, तो उससे क्या होने लगेगा, साउंड निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, एक रबर को आप अपने माउथ में लेकर हाथ से खींच के उस रबर को अगर आप ऊपर नीचे हिलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, एक तरह का साउंड निकलता है। तो इससे पता चलता है कि वो जो साउंड निकल रही है वो रबर में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किए, तो रबर क्या किया, उस एयर में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया और उसके बाद क्या होता है, उस रबर से साउंड निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में अगर आप वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे मीडियम में, तो उससे क्या निकलेगा, साउंड निकलेगा। जैसे हम देखिए एग्जाम्पल यहाँ जो बताने का मैंने कोशिश किया है, कह रहा है स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। अगर कोई मान लीजिए धागा है, अगर उसको हम लोग बहुत मान लीजिए यहाँ अगर बांध कर, सपोज़ ये है और इसमें अगर बहुत तेज़ खींचेंगे तो ये जो धागा है कुछ इस तरह का होने लगता है। तो वो कह रहा है कि यदि किसी भी स्ट्रिंग में अगर आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, है ना, तो वो क्या करता है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वही कह रहा है स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैं आपने गिटार को देखा होगा, गिटार में जो लगे होते हैं आपके धागा, उसको आप जैसे ही आप वाइब्रेट करोगे तो वाइब्रेट करने से क्या होता है, उसमें साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। वही बात अगर इंसानों में करें तो दैट इज़ अ वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। हमारे इंसानों में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, अगर उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा, साउंड भी प्रोड्यूस करने लगेगा, किसमें, ह्यूमन में। तो जैसे अभी हम जिस तरह बोल रहे हैं, हमारे मुंह से साउंड निकल रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ड्यू टू बस वन रीज़न है कि हमारे वोकल कॉर्ड में क्या हो रहा है, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है। और वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो साउंड आप तक, हम जो बोल रहे हैं वो चीज़ आपके कानों तक पहुंच रहा है। अगर किसी इंसान का अगर
वॉइस बॉक्स ख़राब हो जाएगा, वोकल कोड ख़राब हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसमें फिर साउंड निकलना बंद हो जाएगा। जैसे आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा, अगर हम बहुत ज़्यादा ठंड पानी पी लेते हैं तो आवाज़ बहुत भारी हो जाता है, गला खसखसाता है और आवाज़ निकलना बंद होता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो वोकल कोड होते हैं ना, वॉइस बॉक्स, उसमें सूजन आ जाती है। तो जिस वजह से वाइब्रेशन कम होता है तो साउंड प्रॉपर नहीं निकल पाता है। इस चीज़ को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ एक चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, वो वेट अ मिनट, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। ये गलती से यहाँ आ गया है, इसको मैं कोशिश करता हूँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। वेट, देखिए अब कह रहा है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या होता है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कहने का मतलब हुआ कि साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है, मतलब साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो कह रहा है कि साउंड नीड मीडियम टू ट्रैवल, साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है। किस चीज़ के लिए भाई? फॉर, याद रखिएगा, ट्रैवल के लिए। वो मीडियम कौन हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। एंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, जहाँ वैक्यूम होंगे, वैक्यूम मतलब जहाँ पर अगर किसी भी तरह का कोई मीडियम नहीं होगा तो वहाँ से होकर जो साउंड होते हैं वो ट्रैवल नहीं करते हैं। तो साउंड को अगर ट्रैवल कराना हो, एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाना हो, तो उसके लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट ट्रैवल विथ द साउंड्स, और जो मीडियम्स होते हैं, पार्टिकल्स मतलब मीडियम के, वो साउंड के साथ ट्रैवल नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई मीडियम है, सपोज करते हैं यहाँ कोई क्या है, एयर पार्टिकल्स है, और हमने यहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूस किया, तो अगर ये मान लीजिए एनर्जी है, तो ये एनर्जी इससे टकराएगी, तो ये मीडियम मूव नहीं करेगा, ये पार्टिकल्स यहाँ मूव नहीं करेगा, ये जो साउंड था ना, ये साउंड यहाँ से यहाँ मूव करना चाहेगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपके जो मीडियम्स और पार्टिकल्स होते हैं ना, वो मूवमेंट नहीं करते हैं, है ना। पार्टिकल्स जो होते हैं वो ट्रैवल नहीं करते हैं। तो ट्रैवल कौन करता है? तो याद रखिएगा, ट्रैवल साउंड करता है। साउंड के साथ मीडियम कभी भी ट्रैवल नहीं करते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है साउंड वेव क्या होता है। तो कह रहा है कंप्रेशन। साउंड वेव में पहला आपको क्या पढ़ा रहा है? कंप्रेशन, ए रीजन वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू ईच अदर। अगर मान लीजिए अगर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम बहुत एक दूसरे से क्लोज है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेसर। और वहाँ पर जो प्रेशर्स होती हैं वो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती हैं। अब इस मतलब को, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पर पार्टिकल्स है और एक दूसरे से वो मान लीजिए कुछ इस तरह के बहुत क्लोज सटे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल्स और मीडियम क्या है? बहुत एक दूसरे से क्लोज है। अगर फिर अगर दूसरे पार्टिकल्स को अगर हम देखेंगे तो वो इस तरह से होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, होता है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि जहाँ पर मीडियम्स बहुत क्लोज हैं उसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और जहाँ पर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो जहाँ कंप्रेशन होंगे वहाँ पर प्रेशर जो होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। जहाँ कंप्रेसर होंगे वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होंगी, जहाँ पर रेयरफैक्शन होंगे वहाँ पर प्रेशर क्या होंगी? कम होंगी। तो यही दो लाइन आपको ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा है कि रीजन वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टुगेदर, वैसा रीजन जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं तो वहाँ पे प्रेशर क्या होंगी? हाइयर प्रेशर होंगी, यानी वहाँ पर जो प्रेशर होंगी साउंड की वो ज़्यादा होंगी। अब रेयरफैक्शन क्या कह रहा है? कह रहा है रीजन वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर फार्दर, यानी मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो रिजल्टिंग क्या होगा? डेट इज़ अ लोअर प्रेशर। जहाँ पर मीडियम जो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे तो वहाँ पर जो साउंड का जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा? वो लो होगा। तो याद रखिएगा, जहाँ पर ज़्यादा होता है उसको हम लोग हाइयर प्रेशर बोलते हैं, उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं। और जहाँ पर
एक दूसरे के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, वहाँ पर उसको लोअर प्रेशर होता है, वहाँ पर उसको हम लोग रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कह रहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। अब साउंड वेव है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, अब हम जरा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव की बात करें तो सबसे पहला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होता है, तो इसको समझने के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज़ ये आपका ये हो गया, और ये मान लीजिए आपका ये है, और यहाँ पर मान लेते हैं कुछ इस तरह का हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो कहता है ये हो गया और ये हो गया, तो ऊपर वाले पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। ये हो गया क्रेस्ट। तो कहा जाता है कि दो कंटिन्यूअस, अब ऐसे ही बोल सकते हो कि ये क्रिस्ट को हम लोग बोल सकते हैं क्या, कंप्रेशन और रेडिफैक्शन ही बोल सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि दो कंसेक्यूटिव, एक कंप्रेशन की जगह आप क्रिस्ट कर सकते हो और इस रेडिफैक्शन की जगह आप ट्रफ कर सकते हो। तो दो कंटिन्यूअस क्रिस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को वेवलेंथ कहते हैं, जिसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। तो ये हो गया क्रिस्ट और नीचे वाला हो गया आपका ट्रफ। अब इन दोनों के बीच की जो लेंथ होगी उसी को हम बोलेंगे क्या, लैम्डा। तो जनरली लैम्डा क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव क्रिस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो याद रखिएगा इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, और मीटर को हम लोग किससे दिखाते हैं, मीटर को हम लोग एम से दिखाते हैं। इसके बाद कह रहा है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो इसको पहले समझिए कि इसको यहाँ से चलकर यहाँ से यहाँ तक आने में, है ना, तो कहता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितना वाइब्रेशन वो प्रोड्यूस करेगा वही क्या कहलाता है, उसका फ्रीक्वेंसी। और इसको हम लोग मेजर करते हैं किस में, इसको मेजर करते हैं हम लोग हर्ट्ज में, जिसको हम लोग बोलते हैं एच जेड। तो हर्ट्ज की सिंबल क्या होती है, एच जेड। और आपसे कोई पूछेगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब देखिए टाइम टेकन क्या बोल रहा है, टाइम पीरियड। तो कहता है टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। तो कह रहा है कि इस मान लीजिए सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक वाइब्रेशन करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन वो करती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, याद रखिएगा, जो टी होता है ना वो हमेशा 1/f के बराबर होता है। वही अगर f की बात करेंगे तो वो कितना होगा, 1/t के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो ध्यान समझते हैं। देखिए कह रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके ये पार्टिकल्स हैं और इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैसा है, सपोज करते हैं कुछ इस तरह का है, तो ये जो देख रहे हो ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। तो पार्टिकल्स का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसके मीन पोजीशन से वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। और ये क्या डिटरमाइन करता है, तो याद रखिए डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ द साउंड। साउंड की जो लाउडनेस होती है वो डिटरमाइन करता है कौन, तो याद रखिएगा एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल्स की होती है वही क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड से हम लोग क्या पता करते हैं, एम्पलीट्यूड से हम लोग लाउडनेस को पता करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, तो कह रहा है डिपेंड ऑन द मीडियम एंड द टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड करता है, मीडियम एंड टेम्परेचर, जिसका फॉर्मूला होता है v बराबर वेलोसिटी बराबर f इंटू लेमडा। तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो v बराबर होता है वो f इंटू लेमडा के बराबर होता है। तो ये जो फार्मूला है ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में यूज़ करेंगे। तो इसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड, है ना। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ साउंड वेव पर यूनिट टाइम। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ साउंड वेव इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। क्योंकि साउंड ट्रेवल कर रहा है इसलिए हमने बोला साउंड वेव।
तो साउंड वेव 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उसकी क्या कहलाती है, स्पीड ऑफ साउंड। और फार्मूला उसके बीच क्या होता है, तो याद रखिएगा v बराबर एफ इंटू लेमडा। अब चलिए नेक्स्ट कह रहा है टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड कितने तरह के होते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो साउंड 3 तरह के, पहला ऑडिएबल साउंड, दूसरा इंफ्रासोनिक साउंड, और तीसरा जो होते हैं आपके अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ऑडिएबल साउंड क्या होते हैं, कह रहा फ्रीक्वेंसी हुज रेंज बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज ऑडिएबल साउंड। ऑडिएबल साउंड वो होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होता है। 20 किलो हर्ट्ज, इसको 20,000 हर्ट्ज को हम लोग 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। और इसको कौन सुनता है, डैट इज हियर बाय ह्यूमन। तो ऑडिएबल साउंड को सुनता कौन है, ह्यूमन सुनता है। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, तो याद रखिएगा फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से नीचे की जो साउंड्स होती है उसको हम लोग इंफ्रासोनिक बोलते हैं। ये कौन सुनता है, तो याद रखिएगा एलिफेंट, वेल्स कम्युनिकेट यूजिंग दिस साउंड्स, यानी हाथी हो गए, वेल हो गए, वो लोग इंफ्रासोनिक साउंड के द्वारा ही क्या करते हैं, सुनते हैं। कुत्ता जो होते हैं वो भी इंफ्रासोनिक साउंड को सुनता है। नेक्स्ट अल्ट्रासोनिक साउंड, ये क्या होगा, फ्रिक्वेंसी एबव हुज 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड। तो वैसा साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। जिसकी कौन सुनता है, तो याद रखिएगा बैट और डॉल्फिन जो होते हैं ना, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को, अल्ट्रासोनिक साउंड को सुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, कहता साउंड वेव बाउंस बैक व्हेन दे हिट अ हार्ड सरफेस। जब साउंड किसी भी हार्ड सरफेस को हिट करता है तो बाउंस बैक करता है। जैसे मान लीजिए सपोज ये दीवार है, इस पर कोई साउंड आ रही है तो टकराने के बाद ये क्या होंगे, एक दूसरे से टकरा के लौट जाएंगे, बाउंस बैक करेंगे। तो बाउंस बैक करेंगे तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जब कोई साउंड जो होते हैं साउंड वेव बाउंस बैक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। दूसरा होता है इको। इको क्या होता है, तो याद रखिएगा द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कारण जो साउंड का रिपीटेशन होता है वही क्या कहलाता है, आपका इको। तो जब भी इको होगा तो मतलब कोई भी चीज़ अगर यहाँ से बोली जा रही है और यहाँ पे कोई चीज़ है तो जाएंगी, टकराएंगी, टकरा के फिर वापस लौट जाएंगी, है ना। तो इसको बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ साउंड। तो रिपीटेशन ऑफ साउंड क्या कहलाता है, इको। इको किसका एग्जाम्पल है, तो याद रखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। अब कंडीशन है कि सर इको होने के लिए कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है बाबू कि मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन साउंड सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी 17.2 मीटर। अगर आपको मान लीजिए अगर इको प्रोड्यूस करना है तो जो इंसान जहाँ से खड़ा होकर बोल रहा है और जो मान लीजिए पर्वत है, पहाड़ जो है, दीवार जो भी है, कहता है कि उसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर। अगर इतना मीटर है तभी इको होगा, नहीं तो फिर इको प्रोड्यूस नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि इको प्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिमम कंडीशन होता है वो 17.2 मीटर होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस 17.2 मीटर से अगर कम हो जाएगा तो फिर वो इको नहीं कहलाएगा, उसको बोलेंगे रीवाइब्रेशन, जो आपको आगे पढ़ना है। तो रीवाइब्रेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रोलॉन्ग साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन। जो प्रोलॉन्ग साउंड होते हैं वो भी रिपीटेड रिफ्लेक्शन जो होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रीवाइब्रेशन। जैसे अगर आप खाली रूम में, बंद रूम में अगर आप बैठे हुए हो, रूम में कोई सामान नहीं है, एकदम खाली है, तो वो रूम देखिएगा गूंजता है, तो वो गूंजना क्या कहलाता है, वो गूंजना कहलाता है रीवाइब्रेशन। लेकिन आप किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ और वहाँ पर बहुत तेज़ से अगर चिल्लाओगे तो वहाँ पर आपको इको सुनाई देगा। तो इको और वाइब्रेशन में अंतर है। इको के लिए जो ऑब्जेक्ट होते हैं और जो रिफ्लेक्टेड सोर्स होते हैं उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए अगर इससे कम हो जाएगा तो वहाँ पर इको नहीं, वहाँ पर रीवाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। अब देखिए आगे है एप्लीकेशन ऑफ साउंड। साउंड के क्या एप्लीकेशन है, तो पहला बोल रहा है अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशंस क्या है, ये देख लेते हैं। कहता है यूज़ इन मेडिकल इमेजिंग, है ना। मेडिकल में इमेज को ऑब्टेन करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग सोनोग्राफी बोलते हैं। आप ये भी जानते हो कि जो बच्चे लोग होते हैं, जो माँ के पेट में बच्चे होते हैं, उनके जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो जनरली मेडिकल्स में यूज होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का ही यूज़ करके हम पता करते हैं कि अंदर बच्चे हैं तो वो किस कंडीशन में है। सेकंड कह रहा है यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स इन अ मेटल। किसी भी मेटल में वो मेटल टूटा हुआ है कि नहीं है, उसमें छेद है या नहीं है। तो अगर मेटल्स को भी डिटेक्ट करना हो तो हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड का हम लोग यूज़ करते हैं।
तो अल्ट्रासोनिक साउंड का 2 यूज़ आपको दिख गया, वो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है सोनार। सोनार क्या होता है? इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब कहता है इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो कहता है यूज टू डिटरमाइन डेप्थ ऑफ द सी का अगर डेप्थ कितना है, कितनी गहराई है, अगर ये पता करना है तो हम लोग सोनार का यूज़ करते हैं। और लास्ट कह रहा है कि लोकेट अंडर वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज मतलब समुद्र के अंदर जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, अगर पता करना है कि वो वाटर बॉडीज़ कहाँ है, किस स्पीड से आ रहा है, कितने दूर पे खड़ा है, तो इन सब चीज़ को पता करने के लिए हम लोग सोनार का यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो कह रहा है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, जैसे में गिटार, वायलिन, है ना, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन्स ड्रम, और वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स फ्लूट एंड ट्रम्प। तो ये सब क्या होते हैं, एक तरह के वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वाइब्रेशन पे ही काम करते हैं। आपके गिटार हो गए, वायलिन हो गए, इसमें लोग क्या करते हैं, धागा को हम लोग वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे क्या निकलता है, साउंड निकलता है। तो ये चीज़ फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है दैट इज़ अ नॉइज़ एंड म्यूज़िक। बहुत अच्छी टॉपिक्स है। तो कहता है बेटा नॉइज़ होता क्या है, तो याद रखिएगा जो अनप्लीजेंट साउंड होते हैं, अनप्लीजेंट, इरेगुलर एंड नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉइज़ कहलाते हैं। जैसे में ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, ये सब जो होते हैं आपके इरेगुलर अनप्लीजेंट साउंड है। तो जो अनप्लीजेंट साउंड होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज़। अगर सिंपली आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोलिएगा कि द अनप्लीजेंट साउंड इज नोन एज नॉइस। म्यूजिक क्या होता है, तो याद रखिएगा प्लीजेंट साउंड। प्लीजेंट, रेगुलर एंड पीरियोडिक साउंड्स आर कॉल्ड म्यूजिक। वाइब्रेशन, अनप्लीजेंट, रेगुलर एंड नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस, एग्जाम्पल आपके जो भी है सामने में है, तो इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए म्यूजिक मैंने पहले ही बता दिया, म्यूजिक क्या होता है, प्लीजेंट, रेगुलर, और ये एक ही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गया है, तो इसको याद रखिएगा, पीरियोडिक और नॉइज़ और म्यूजिक क्या होता है। नेक्स्ट, अब हियरिंग ऑफ ह्यूमंस की बात करें तो हियरिंग ऑफ ह्यूमंस क्या होता है, जैसे हम लोग को पढ़ना है ईयर। तो ईयर क्या होता है, ईयर इज़ अ ऑर्गन्स। ईयर क्या होते हैं, एक तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को सुनने में हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर जो होते हैं उसमें बाबू 3 होते हैं। ये आपका इस तरह का होता है ना, और इसमें क्या होता है, फिर इसमें नर्व्स होते हैं, ये ऐसे जाता है, ऐसे जाके, और फिर आपका कुछ इस तरह से ऐसा होता है, याद रखिएगा। मैं एक रफली इमेज बना रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस ईयर को 3 पार्ट में बांटा गया है, आउटर ईयर, यहाँ मिडिल ईयर होता है, और ये वाला इनर ईयर। आउटर ईयर, मिडिल ईयर, और ये होता है इनर ईयर, याद रखिएगा। तो आउटर ईयर का काम क्या है, कलेक्ट साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट दैम इनटू द इनर कैनाल। ये क्या करता है, साउंड वेव को कलेक्ट करता है और साउंड को कहाँ, इनर कैनाल में भेजने का काम करता है। जो मिडिल ईयर है वो क्या करता है, इंक्लूड द ईयर ड्रम्स। मिडिल ईयर में क्या होते हैं, ईयर ड्रम होते हैं, एंड 3 स्मॉल बोन्स। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है, जो मिडिल ईयर होते हैं उसमें ईयर ड्रम पाए जाते हैं, उसमें 3 छोटे छोटे हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैमर, एनविल एंड स्ट्रप। तो आपसे ये पूछा जाता है कि कान में कौन सी 3 हड्डी पाई जाती है, तो याद रखिएगा हैमर, एनविल और स्ट्रिप। दैट एम्पलीफाई साउंड वाइब्रेशन। इसका काम क्या होता है, जो साउंड वाइब्रेशन होता है उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है इनर ईयर। इनर ईयर क्या होता है, तो करता है कंटेन द कोकिला विच कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे मान लीजिए जो अभी हम बोल रहे हैं तो वो जो साउंड होगी हमारे कान तक आएंगी, ये कोकिला तक आएंगे। कोकिला क्या करता है, उस साउंड वाइब्रेशन को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हुए कहाँ चले जाती है, ब्रेन में। तो जो साउंड वेव होते हैं, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने का काम कौन करता है, इनर ईयर। कौन करता है, इनर ईयर। ये हमेशा याद रखिएगा। अब कह रहा है लास्ट ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी नर्व्स क्या होते हैं, ये कान को ब्रेन से जोड़ता है, और ये करता क्या है, कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन फॉर द इंटरप्रिटेशन। जो भी आप साउंड सुन रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, इस आवाज़ को कान से कौन रिसीव किया, ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी नर्व्स फिर क्या करते हैं, उसको ब्रेन भेजता है, और जैसे ही ब्रेन के पास जाता है तो उस पर वो इंटरप्रिटेशन यानी काम करना शुरू कर देता है। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑडिटरी नर्व्स। तो ऑडिटरी नर्व्स जनरली क्या होता है, ऑडिटरी नर्व्स
जो साउंड होते हैं मतलब जो ईयर होते हैं, ईयर को कहीं ना कहीं ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। दैट इज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन होगा, साउंड से जो नॉइज पोल्यूशन होंगे तो उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, तो कह रहा है काउजेज स्ट्रेस, तनाव बहुत होगा, उससे हियर लॉसिंग मतलब आपको कोई भी चीज़ सुनने में प्रॉब्लम होगा, डिस्टर्बेंस इन स्लीपिंग, आप सो नहीं पाओगे। ऐसे भी शादी वादी में आप देखते होगे आपके घर में बहुत, मान लीजिए घर के पड़ोसी में बहुत तेज़ गाना बज रहा है तो हेडेक भी होता है, हियर लॉस के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नींद नहीं आ पाती, नींद डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब जैसे मैं सोर्सेज दैट इज़ इंक्लूड द इंडस्ट्रियल मशीनरी, ट्रैफिक एंड लाउड स्पीकर, अगर ये सब रहेंगे तो ये भी क्या करते हैं, हमारे नॉइज़ पोल्यूशन के क्या है, एक सोर्स है। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, दैट इज़ ए कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। कंट्रोल कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा यूज़ ऑफ साइलेंसर इन मशीन्स, जो भी मशीन्स लगे उसमें साइलेंसर लगा दीजिए। आपने देखा होगा जो बुलेट गाड़ी होती है, किसी किसी के साइलेंसर बहुत बड़े होते हैं, उनका जो होल होता है बड़ा होता है, कितनी आवाज़ गंदी तरह से निकलती है। वही अगर आप होल को अगर छोटे कर दोगे ना तो फिर आवाज़ बहुत कम हो जाता है। ठीक उसी तरह जो मशीन्स होते हैं उसमें साइलेंसर का यूज़ करें। प्लांटिंग ट्री टू ऑब्जर्व साउंड्स, पेड़ को लगाएं, जो पेड़ क्या करता है, साउंड को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद क्रिएटिंग साउंड प्रूफ बिल्डिंग, आप ऐसा बिल्डिंग बनाएं जो कैसा हो, साउंड प्रूफ हो। साउंड प्रूफ होने से क्या होगा, जो बिल्डिंग के अंदर की जो आवाज़ होगी वो बाहर नहीं आएगी। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए लास्ट है दैट इज़ अ फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। वो कौन कौन से फैक्टर है जो स्पीड ऑफ साउंड को क्या करता है, अफेक्ट करता है ना, प्रभावित करता है। तो सबसे पहला है बाबू, याद रखना, मीडियम। मीडियम जो होते हैं वो साउंड को प्रभावित करता है। जैसे में सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सॉलिड में जो स्पीड होती है सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है, तो याद रखिएगा 5000 मीटर पर सेकेंड। लिक्विड में कितना, याद रखिएगा अप्रॉक्स 1500 मीटर पर सेकेंड। और जो आपकी गैस होता है उसमें कितना होता है, 33 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होता है, सॉलिड में। यही कारण है कि कान के पटरी पे अगर आप पटरी पे अगर कान लगाओगे, ट्रेन बहुत दूर भी रहता है तो चीज़ें हमें सुनाई दे देती है। वाटर में बात करेंगे तो 1500 मीटर पर सेकेंड, और गैस में जो होती है 330 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप मीडियम को बदलोगे तो स्पीड ऑफ साउंड में क्या होगा, बदलेगा। नेक्स्ट कह रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब हायर टेम्परेचर इंक्रीज द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज। अगर टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो साउंड की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। यही कारण है कि रेगिस्तान में आप अगर कहीं किसी दूर कोने पर भी अगर कुछ बोलोगे ना तो आपको वो ईजिली सुनाई देगा, क्योंकि वहाँ की टेम्परेचर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस वजह से साउंड की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है। लास्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या कहता है, लोअर डेंसिटी ऑफ द मीडियम लीड्स टू हायर स्पीड्स। अब कह रहा है कि जिस मीडियम की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, है ना, वहाँ पर जो स्पीड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हायर हो जाएंगे। तो तीन चीज़ होते हैं, तीन चीज़ पर आपका साउंड जो होता है ना वो डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ साउंड्स कौन कौन है, तो याद रखिएगा मीडियम, टेम्परेचर और डेंसिटी। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, क्या साउंड जो होते हैं प्रेशर पे डिपेंड करते हैं, तो याद रखिएगा साउंड जो होते हैं वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करते हैं, तीन चीज़ पर डिपेंड करते हैं। उसमें आपका नाम याद रखना है, मीडियम, टेम्परेचर और डेंसिटी। तो आज की जो हमारी क्लास है, यहीं पर आज की क्लास, ये चैप्टर हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। तो इसको आप घर पे इसको थोड़ा मतलब बुक को पढ़िए, चीज़ों को कोशिश कीजिए बनाने का, और आई होप जब आप इसको बनाओगे तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी। जब आप इतनी चीज़ों को समझे रहोगे, हम लोग इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, क्वेश्चंस को भी देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग लेक्चर्स को ख़त्म कर रहे हैं, तो आई होप कि आपके टॉपिक जितने बुक में हैं हमने कवर अप करने की कोशिश किया है। तो इसको आप लेक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, और बुक को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आएगी। तो आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।